कैसे हो आप सब लोग। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए, फिर कहानी शुरू करते हैं। आज एक नया टॉपिक हम सबको पढ़ना है। हमारा टॉपिक होगा कारक। हमारा टॉपिक है कारक। कारक को इंग्लिश में अगर देखें तो केस कहते हैं। कारक को इंग्लिश में अगर देखें तो केस कहते हैं। ये एक्चुअली ये सब पढ़े हिंदी के वाक्य के भेद, शब्द के भेद जो होते हैं उसमें पढ़े जाते हैं, लेकिन हम लोग इसे अलग अलग करके पढ़ रहे हैं ताकि थोड़ा अच्छा सीख सकें, थोड़ा गहराई में सीख सकें। इसलिए आपको मैं अलग अलग प्रकरण में बता रहा हूं, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है कारक, ठीक है बच्चों। जल्दी से सब लोग एक बार लाइक कर दो, और लाइक करने के बाद सभी लोग शेयर कर लीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाए, ठीक है। जल्दी से सब लोग ये काम कर लीजिए, फिर उसके बाद हम कहानी को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। कारक देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, हम सबको जानना चाहिए। जैसे अगर मैं लिखूं मैंने एक वाक्य लिखा, सुधा प्रेम फूल दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये पूरा सही लग रहा है क्या, तो आप लोग नहीं सर ये प्रेम, सुधा प्रेम फूल दिया, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो अगर अच्छा नहीं लग रहा तो इसका मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसमें से छूट रही है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसमें से क्या हो रही है, छूट रही है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो छूट रही है? अगर मैं इसमें ऐसे लगा दूं, अगर आप ऐसे में लगा दो तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, अब तो सेंटेंस बिल्कुल अच्छा लगने लगा, बिल्कुल सही लगने लगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसी चीज होती है जो इन चीजों को जोड़ती है, इन चीजों को क्या करती है, जोड़ती है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और कंफर्म करने के लिए आपसे ये पूछूं कि ये बताइए सुधा क्या है, तो आप कहेंगे सुधा संज्ञा है। सुधा क्या है, संज्ञा है कहेंगे। अगर मैं यहां से कहूं प्रेम क्या है, तो आप कहेंगे प्रेम भी नाम है, यह भी एक क्या है, संज्ञा है। अगर मैं आपसे पूछूं फूल क्या है, तो आप बोलेंगे फूल भी किसी फूल का नाम है, तो ये भी क्या है, संज्ञा है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ये दिया क्या है, तो आप कहेंगे सर ये दिया तो कोई काम करने को बता रहा है, इसलिए ये क्रिया है। ये क्या है, क्रिया है। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक बात आपको यहां से थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग गई होगी। क्या लग रही होगी बच्चे, कि ये जो संज्ञा है, इस संज्ञा का किसी दूसरी संज्ञा से जो संबंध बताए, या इस संज्ञा का इस क्रिया से जो कोई संबंध बताता है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं को हम लोग कारक कहते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और ये जो होते हैं, ये जो होते हैं, इन्हीं हम लोग कारक चिन्ह कहते हैं। इन्हीं हम लोग क्या कहते हैं, कारक चिन्ह कहते हैं। अर्थात इन्हीं को देखने से हमको पता चल जाता है कि यहां पर कौन सा कारक प्रयोग किया गया है। आपको बात समझ पा रही? तो यहीं से अगर हम परिभाषा बनाए, तो यहीं से परिभाषा अगर हम बनाए तो परिभाषा बन सकती है। लेकिन थोड़ी सी बात वो सुधारते हैं कि अगर मैं सुधा की जगह पर कुछ लिख दूं, सुधा की जगह पर कुछ लिख दूं, तो आप अगर मैं ऐसे लिखूं, वह प्रेम को फूल दी, वह प्रेम को फूल दी। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो आप मुझे बताना कि अभी तो हमने इस संज्ञा के स्थान पर एक शब्द प्रयोग किया वह, तो क्या वह को आप सर्वनाम कहेंगे? आप कहोगे हाँ सर सर्वनाम कहेंगे, बिल्कुल सही है। प्रेम तो अभी भी आपका संज्ञा ही है, प्रेम तो अभी भी आपकी संज्ञा ही है। फूल तो अभी भी आपकी संज्ञा ही है। दी यहां पर जो है वो अभी भी आपकी क्रिया ही है। आपको लग रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं मेरे भैया कि अगर संज्ञा या संज्ञा का किसी क्रिया से जो सीधा संबंध बताता है, जो सीधा संबंध बताता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका कारक कहते हैं। अब अगर वो संज्ञा है और संज्ञा की जगह पर कोई हमने चीज प्रयोग कर दी तो वो सर्वनाम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चाहे संज्ञा का किसी अन्य भाग से
किसी अन्य शब्द से, किसी संज्ञा का किसी अन्य शब्द से, या किसी सर्वनाम का किसी अन्य शब्द से, या किसी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के किसी अन्य शब्द से या क्रिया से जो सीधा संबंध बताता है, उसी को हम लोग कारक कहते हैं। आई बात समझ में? हम यहां से आपकी परिभाषा निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये संज्ञा का इससे, इस क्रिया से, इस सर्वनाम का इस संज्ञा से, इस सर्वनाम का इस संज्ञा से, और सेम इसी का उल्टा भी हो रहा है। तो इनके बीच में जो रिलेशन बताता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे मेरे भैया? कारक कहेंगे। अब बात आती है कि सर इसकी परिभाषा क्या बनी? तो परिभाषा क्या बन के तैयार हो गई? यहां से देखिए परिभाषा में लिखता हूं, क्या लिखता हूं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम का, संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के, संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के किसी अन्य भाग, किसी अन्य शब्द या कभी कभी यहीं पर क्रिया कह देता है, अन्य शब्द से संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब याद रखिए, हम सबको भी अपने पढ़ने के तरीके में परिवर्तन कर देना चाहिए, क्योंकि आयोग ने पूरा अपने आप में अपडेशन कर लिया है, और हम लोग अगर नहीं बदलेंगे तो हम लोगों की जाहिर सी बात है परीक्षा में अंक प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर परिभाषा आप क्यों लिखा रहे हैं? तो क्या परिभाषा से क्वेश्चन बन सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। परिभाषा से क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बन सकता है? मैं आपको क्वेश्चन लिखकर दिखाता हूं, जरा आप इसे एक बार नोट कर लें। हो गया? देखिए, एक हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कारक को परसर्ग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कारक को परसर्ग नाम दिया है। तो कभी कभी परीक्षा में पूछ सकता है कि कारक को परसर्ग नाम देने वाले कौन है या कौन है रचनाकार, ऐसा आपसे करके पूछ सकता है। तो आप इसे भी जानकारी में अपने रखिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कारक को क्या कहा है? परसर्ग कहा है। मैं यहां पर लिख देता हूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कारक को परसर्ग कहा है, परसर्ग कहा है। ठीक है, ये तो एक बात हुई। मैंने एक प्रश्न आपको लिख करके दिखाता हूं। प्रश्न क्या है? संज्ञा का क्रिया से सीधे संबंध व्यक्त करने वाला कहलाता है, ये एक प्रश्न है। विकल्प में दिया गया है करण, बी क्रिया विशेषण, सी कारक, और डी विभक्ति। ये विकल्प आपके लिए दिए गए हैं। संज्ञा का क्रिया से सीधा संबंध बताने वाला क्या कहलाता है? ठीक है, तो क्या होगा आप बताइए। यहां से हमने पहले ही आपको बता दिया, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के किसी अन्य भाग से सीधा संबंध बताए या उसकी क्रिया से सीधा संबंध बताए, तो वो जो भाग होता है, वो जो बताने वाला होता है, उसे हम लोग कारक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भैया? कारक कहते हैं। इसका मतलब यहां से ये करण जो है ये गलत है,
क्रिया विशेषण भी गलत है, यहां पर हमारा सही होगा क्या, कारक। आई बात समझ में। तो एक चीज और हम यहां से लिख सकते हैं नोट के तौर पे या परिभाषा के तौर पे, आप जैसा भी समझना चाहें ऐसा आप समझ सकते हैं कि क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा भैया, क्रिया के साथ संज्ञा। अब चाहे मैं संज्ञा कहूं या सर्वनाम कहूं, दोनों बातें सेम है। क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम का सीधा संबंध ही कारक है, सीधा संबंध ही कारक है। देखिए, यदि आप परिभाषा याद करने के चक्कर में पड़ोगे तब तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, परिभाषा रटते ही रह जाओगे। कितनी परिभाषाएं, कितनी चीजें, कितना रटोगे आप, बहुत कम आप कर पाएंगे। तो याद किया करिए इसको पढ़ने के और इसको समझने के तरीके को। अगर इसके पढ़ने और समझने के तरीकों को आप समझेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आइए। तो हमने कहा कि क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम का जो सीधा संबंध बताता है, जो सीधा रिलेशन बताता है, सीधे जो जोड़ता है, उसको हम लोग कारक कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्लियर हुई बात। अब यहां से बात आती है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो परीक्षा में दो तरीके से पूछता है, कारक के प्रकार और कारक के अंग। कारक के प्रकार और कारक के अंग, कारक के दो चीजें पूछता है। एक तो पूछता है प्रकार, या इसी प्रकार को हम भेद भी कहते हैं। ठीक है, और एक पूछता है अंग। अंग क्या होता है, जैसे अगर मेरी ये शरीर है, मैं पूछूं मेरे शरीर में कौन कौन से अंग हैं, तब तो आप बता सकते हो कि हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, बाल है, सर है, ऐसे सभी आप अंग बता सकते हो। लेकिन कारक में कौन सा अंग है, ये कोई भी इसमें अंग की बात नहीं की गई है, इसमें कोई भी अंग नहीं होता है। याद रखिएगा कि कारक का कोई भी अंग नहीं होता है, इसलिए जब भी अंग पूछे तो आप 0 बताएंगे। लेकिन यदि कारक के भेद पूछे तो कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। लेकिन यदि कहीं भी कभी आपसे विभक्ति पूछ ले, यहां पर मैं लिखता हूं कारक 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर आपसे कभी विभक्ति पूछे तो विभक्ति 8 प्रकार की नहीं होती है, इसमें गलती मत कीजिएगा। कारक तो 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन विभक्ति 8 प्रकार की नहीं होती। विभक्तियां कितनी होती हैं, तो विभक्तियां 7 होंगी। विभक्तियां केवल 7 हैं, विभक्तियां केवल 7 हैं। ठीक, एक प्रश्न और पूछता है कि कौन सा ऐसा कारक है जिसका विभक्ति नहीं होती, जिसकी कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होता है। कौन सा ऐसा कारक है जिसका कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होता है, तो वो कारक होता है संबोधन। वो कारक क्या होता है, संबोधन होता है। तो मैंने यहां पर लिखा संबोधन कारक का, संबोधन कारक की कोई भी विभक्ति नहीं होती, कि कोई भी विभक्ति नहीं होती, कोई भी विभक्ति नहीं होती। तब आप कहोगे कि सर ये हे अरे हो क्या है, हे अरे हो आहा हाय, ये क्या है? तो ये केवल और केवल संबोधन कारक का पहचान है। संबोधन कारक की क्या है, केवल और केवल पहचान है, वो उसका विभक्ति चिन्ह नहीं है, वो उसकी विभक्ति चिन्ह नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, कारक क्या है, अंग्रेजी में कारक को केस कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कारक को परसर्ग नाम दिया है, कारक को क्या नाम दिया है, परसर्ग नाम दिया है। दूसरा हमने ये देखा कि कारक की परिभाषा क्या होगी, तो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के किसी अन्य भाग से संबंध बताने वाले को या वाक्य की क्रिया से संबंध बताने वाले को हम लोग कारक कहते हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का या क्रिया का संज्ञा या सर्वनाम से सीधा संबंध ही क्या है, कारक है। कितने कारक होते हैं, तो हिंदी में 8 कारक होते हैं। हिंदी में कितने कारक होते हैं, 8 कारक होते हैं। लेकिन यदि कोई आपसे विभक्ति पूछे तो आप विभक्ति कितनी बताएंगे, 7 विभक्ति बताएंगे। कौन सी विभक्ति ऐसी है जिसका कोई भी कारक चिन्ह नहीं होता, तो वो विभक्ति है संबोधन। ठीक है, वो कारक है आपका संबोधन कारक। इतनी बातें हम लोगों ने अभी तक क्लियर किया। आइए अब देखते हैं कि कौन कौन सा कारक होता है, कौन कौन सा कारक होता है। ठीक है, जल्दी से इसे आप लोग लिखें एक बार।
अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से कारक होते हैं। कारक और कारकों के चिन्ह दोनों देखेंगे, उसके बाद उसके कुछ और भी गहन जानकारी, उसके अंदर की जानकारी आपको देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब जितना भी कारक चिन्ह है वो एग्जामिनर जानता है कि आप सब लोग कारक और कारक चिन्ह रट लिए हैं। अगर वही कारक चिन्ह आपको दिखाई देगा तब तो आप उसे जान जाएंगे, और यदि उसमें कोई भी परिवर्तन हुआ तो आप वहीं पे गड़बड़ा जाते हो। अगर उसमें कोई भी परिवर्तन हुआ तो वहीं से हमारी गड़बड़ी हो जाती है। तो वो भी ऐसे ही बहुत बढ़िया से पूछता है। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण के लिए ऐसे पूछूं, मैंने कहा कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह है, विभक्ति है, मैंने इसे कहा। विकल्प में लिखा ने, दूसरा लिखा को, तीसरा लिखा शून्य, और चौथा लिखा ए और बी, ए और सी दोनों, ए और सी दोनों। अगर मैंने ऐसे लिखा है तो यहां पर अधिकांशतः जो उत्तर होगा वो क्या होगा, जल्दी से आप लोग भी बताएं मुझे। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, जल्दी से आप लोग बताएं। तो सभी लोग यही बताएंगे, कर्ता ने। क्या बता रहे हैं, कर्ता ने। पर ये बात पूर्णतया सही नहीं है। यहां पर आपका विकल्प जो सही होगा वो ये होगा। जैसे मैं आपको उदाहरण लेकर के समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा वह मुझे किताब दी, वह मुझे किताब दी, और मैं यहां पे लिखता हूं राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। ठीक है, ये दो वाक्य हमने लिखे। अगर मैं आपसे इसमें पूछूं तो आप कहोगे सर वह करता है, वह क्या है, करता है, और कर्ता के रूप में क्या है, तो आप कहेंगे सर सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। अगर मैं पूछूं ये राम क्या है, तो राम कहेंगे सर ये करता है। कर्ता मतलब जो करता है, काम को करता है। अभी सब एक एक चीजें बताता हूं। और ये कर्ता के रूप में क्या है, तो आप कहेंगे सर नाम दिया गया है इसलिए ये संज्ञा है। ठीक है, इसका मतलब अभी इस वह का जो रिलेशन है वह देने से तो है, तो यह करता है, और इसका संबंध भी क्रिया से है। वह का संबंध मुझसे भी है, वह का संबंध किताब से भी है। तो ये इस शब्द का, इस कर्ता का, इस सर्वनाम का वाक्य के अन्य भाग से तो संबंध आ रहा है, वाक्य के अन्य भाग से संबंध तो आ रहा है, पर संबंध को बताने वाले किसी भी चिन्ह का प्रयोग इसके बीच में तो नहीं किया गया। तो क्या यहाँ पर कोई कारक नहीं है? आप कहोगे नहीं सर, यहाँ पर कारक है। कौन सा कारक है? तो आप बोलोगे कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। तो आपने यहां से क्या सीखा कि कर्ता कारक के लिए कभी कभी विभक्ति चिन्ह की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब यहां पर शून्य विभक्ति की जरूरत होती है। क्या होती है? शून्य विभक्ति होती है। अर्थात हमारे कहने का मतलब यह है कि कभी कभी कर्ता कारक के लिए किसी भी विभक्ति की चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर हुई बात? तो अगर विभक्ति चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती तो विकल्प सही हुआ कौन सा? सी वाला। दूसरा देखिए, लिखा गया है राम मारा। किसको मारा? रावण को मारा। इसका भी रिलेशन वाक्य के अन्य भाग से पता चल रहा है। इसका मतलब ये कर्ता जो है, इसके अगर हम कारक चिन्ह की बात करें तो ये जो कर्ता कारक है, ये जो कर्ता कारक है, इसका जो विभक्ति चिन्ह है, इसका जो विभक्ति चिन्ह है, आपको क्या विभक्ति चिन्ह देखने को मिल रही है? आप जल्दी से हमें बताएं। यहां पर आपको विभक्ति चिन्ह देखने को मिल रही है ने। क्या विभक्ति चिन्ह देखने को मिल रही है? ने। तो इसका मतलब यहां पर इसके लिए विभक्ति की जरूरत पड़े तो ये विभक्ति क्या होगी? ने। और अगर कर्ता के लिए विभक्ति चिन्ह है ने, तो आपका विकल्प सही हो गया ए वाला भी। और जब ए वाला भी सही है और विकल्प सी वाला भी सही है, तो आपका विकल्प सही कौन वाला होगा? ए और सी दोनों। आई बात समझ में?
क्लियर हो रहा है कि नहीं हमारी बात? तो अब जो प्रश्न पूछता है परीक्षाओं में वो आपका इस प्रकार से ट्रेडिशनल, जैसे पारंपरिक प्रश्न ऐसे अभी तक पूछते चला आता था, अब ऐसे वो कम पूछ के इस तरीके से प्रश्न पूछना चालू कर देगा। और इस तरीके से प्रश्न पूछना चालू करेगा तो आपको लगेगा अरे यार इसमें तो समझ में नहीं आ रहा, इसमें तो कारक चिन्ह दिया ही नहीं गया, इसका मतलब इसमें कारक है नहीं। यहीं पे हमारी गलती हो जाती है और यहीं से हमारा एक नंबर कट जाता है। ठीक है, जैसे मैं ये कहूं कि मेरे चारों ओर हवा चल रही है या मेरे दोनों ओर नदी बह रही है। अब आप कहोगे सर और तो किसी कारक में आता ही नहीं है, तो इसमें तो कोई कारक चिन्ह होगा ही नहीं, इसमें तो कोई कारक चिन्ह होगा ही नहीं। या मैं ऐसे कह दूं कि एकता मुझसे मोटी है। अब सर इसमें तो आप कंपैरिजन कर रहे हो, इसमें कंपैरिजन कर रहे हो तो इसमें कैसे होगा? मैं कह दूं मेरा पिया परदेश में है, इसमें कौन से कारक चिन्ह है? अब आप कहोगे सर इसमें तो कोई कारक चिन्ह पता ही नहीं चल रहा। तो ऐसे ही प्रश्नों को पूछना अब चालू कर दिया है आयोग ने, और वहां पर हमारी गलतियां होती स्वाभाविक हो जाती है और हमारा प्रश्न यहां से हाथ से निकल जाता है। तो इसी सब चीजों को, इन्हीं बारीक बारीक चीजों को हमको सीखना है ताकि आपकी जो भी आगे आने वाली परीक्षा है, लेखपाल की, जूनियर असिस्टेंट की, यूपी ट्रिपल एससी की, कोई भी परीक्षा है जो आप देने जाओ, पीसीएस की परीक्षा देने जाओ, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम आए उसे आराम से आप तुरंत डिटेक्ट कर पाओ। क्या वो पूछना चाहता है, क्या ऐसी चीज वहां पर है जो आप बताना चाह रहे हो, वो चीज तत्काल वहां से आपको मिल पाए और आप उसे आराम से जवाब दे पाए। तो इसे आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग कारक के प्रकार पर बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया भाजी? जितना जल्दी आप करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा, है ना? और आपसे थोड़ा सा हाथ बढ़ाइए और देखिए वीडियो को हमने आपको एक बार, दो बार, तीन बार देखने को बोला है। आप नोट्स भी बनाया करो, एक बार पहले देखा करो, रफ बनाया करो, उसके बाद आप लोग नोट्स बनाया करो अच्छी वाली, ताकि आप सबका ये चीजें तैयार होती रहे। मैं बहुत अच्छी लेवल पे पढ़ा रहा हूँ आपको, अच्छे लेवल से आपको सिखा रहा हूँ, तो ये चीजें आप लोग याद रखना, बढ़िया से मेहनत करना। ठीक है, ताकि कोई भी, अब देखो कि जब मैं प्रश्न आपको करा रहा हूँ तो एकदम बढ़िया बढ़िया प्रश्न कराऊंगा और गारंटी देता हूं अगर आपको याद रहेगा तो कभी भी आप चीजों को, कारक चीज में तो कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे, मेरा विश्वास है, कभी भी कारक में कोई गड़बड़ी नहीं करोगे आप। ठीक है, आइए देखते हैं कारक के प्रकार। यहां पर मैं लिखूंगा कारक और यहां पर मैं लिखूंगा कारक चिन्ह, कारक चिन्ह। फिर एक एक कारक आपको बताना शुरू करूंगा। ठीक है, हमने पहले लिखा कर्ता और इसकी विभक्ति चिन्ह हो गई के, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा, हो सकता है मैं फ्रेम से बाहर हूं लेकिन आपको जो चीजें मैं लिख रहा हूं वो बराबर दिखेगा, संप्रदान, पांचवा अपादान, संप्रदान, अपादान, छठवां अधिकरण, पहले संबंध लिख लो, फिर सातवां अधिकरण और आठवां अपना सबसे अलग वाला संबोधन। ठीक है, संबोधन। ये 8 कारक आपके हो गए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 तो हमारे कारक हो गए। अब कारक चिन्ह देखिए, यहां पर जो कारक चिन्ह की मैं बात करूंगा वो कारक चिन्ह की बात करूंगा जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशन जो हमने अभी आपको बताया उदाहरण के माध्यम से, उसके बारे में हम एक एक जब सीखना शुरू करेंगे तब हम आपको एक एक बताते रहेंगे। ठीक है, देखिए कर्ता का होता है कारक चिन्ह ने, कर्ता ने, कर्म को, कर्ता ने कर्म को, करण से,
ठीक है, करण से, और से के साथ साथ के द्वारा भी होता है, से या के द्वारा भी होता है। अब याद रखें के द्वारा का मतलब क्या होगा, यहां से थोड़ा सा समझिएगा आप। यहां पर के द्वारा ये बताएगा कि वह कोई साधन होगा। क्या होगा, साधन होगा। अभी इसके बारे में और डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा। संप्रदान हेतु को के लिए, हेतु को और के लिए, ठीक है, संप्रदान हेतु को के लिए, ठीक है। अपादान का होता है से, लेकिन याद रहे इससे अलगाव पता चलता है। क्या पता चलता है, अलगाव पता चलता है, अलग होना, अलग होना पता चलता है, ठीक है। क्या पता चलेगा, अपादान से अलग होना पता चलेगा। क्लियर है। संबंध से आपका का की के पता चलेगा, का की के ना नी ने रा री रे, ठीक है, ये पता चलेगा। और दूसरा होता है, अगला है अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है में और पर। अब देखिए संबोधन के आगे भी मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन यह माना नहीं जाता है। हे, अरे। अब याद रहे कि जब भी आपसे बात होगी संबोधन की, तो कुल मिला के इस चिन्ह के बारे में बात होगी, इस हे और अरे के बारे में कोई बात नहीं होती है। ये होता क्या है, ये केवल और केवल संबोधन का एक पहचान होता है। संबोधन की क्या होती है, पहचान होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस संबोधन कारक की कोई भी विभक्ति नहीं होती है। इस संबोधन कारक की कोई भी विभक्ति नहीं होती है। अब जरा समझते हैं, कर्ता की जो विभक्ति चिन्ह हुआ वो क्या हुआ, तो आप कहेंगे कर्ता का विभक्ति चिन्ह हुआ ने। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान हेतु को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काकी के नानी ने रारी ने, अधिकरण में पै पर। और ये जो चीज आपका लिया गया है, ये केवल और केवल एक पहचान है, केवल और केवल एक पहचान है। पहले कर्ता ने कर्म को से के द्वारा और संप्रदान हेतु को के लिए, अपादान से अलग हो गए, संबंध बनाए काकी के नानी ने रारी दे से, और अधिकार रखे में पर। ठीक है। कभी कभी पय शब्द भी आता है, काव्यों में पय आपको देखने को मिलेगा। पय आपको काव्यों में देखने को मिलता है। तो हमने अभी कर्ता कारक के बारे में सीखा। अब आइए एक एक कारक के बारे में सीखता हूं। कभी आपको एक चीज और बढ़िया लग सकती है कि सर यहां पर भी को है और यहां पर भी को है, सर तो हम कैसे समझेंगे कि कौन सा संप्रदान कारक है, कौन सा कर्म कारक है, कौन सा संप्रदान कारक है, कौन सा कर्म कारक है, कैसे समझेंगे? समझोगे, सब समझोगे। यहां पर देखिए, आप कहोगे सर यहां पर भी से है, कर्ण में भी से है, और यहां पर भी सर से है, कैसे समझोगे आप? है ना, यहां पर कैसे समझोगे आप? तो ये सभी चीजें, यही कॉम्प्लिकेशन है और यही परीक्षा इसका फायदा उठाती है आपसे प्रश्न पूछने के लिए। तो एक एक कारक आप सीखते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। पहला हमारा होगा कर्ता कारक। पहला क्या होगा? कर्ता कारक। ठीक है। तो कर्ता कारक कि यदि हम विभक्ति चिन्ह पूछे, विभक्ति पूछे, तो कौन सी विभक्ति होगी? आप कहेंगे एक तो होगी ने, कर्ता ने, और दूसरी हमने आपको बताया है शून्य विभक्ति होगी। क्या विभक्ति होगी? शून्य विभक्ति होगी। तो कर्ता क्या होता है पहले ये भी जाने। कर्ता क्या होता है पहले ये भी जाने। क्रिया को जो भी करे, जो भी कोई काम करता है, करने वाला, अर्थात करने वाला, करने वाला मतलब जो उस वाक्य की क्रिया को करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द, और ये शब्द कौन हो सकते हैं? या तो संज्ञा हो सकता है, या तो सर्वनाम हो सकता है, या तो संज्ञा हो सकता है, और या तो क्या हो सकता है? सर्वनाम हो सकता है। याद रखिएगा, ऐसे शब्द जो मुख्य क्रिया को करते हैं, जो
मुख्य क्रिया को करते हैं, मुख्य क्रिया को करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। ऐसे शब्द जो मुख्य क्रिया को करते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, कर्ता कहते हैं। जैसे मैं यहां पर एक उदाहरण लिखा, क्या उदाहरण लिखा, पंकज पूजा करता है, पंकज पूजा करता है। ये मैंने एक वाक्य लिखे हैं, पंकज पूजा करता है। मैं आपसे कहूं कि इसमें कर्ता कौन है, तो आप कहेंगे ये पंकज। क्यों पंकज है? क्योंकि ये जो पूजा करने का काम हो रहा है, ये जो पूजा करने का काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, पंकज कर रहा है। इसका मतलब यही पंकज क्या कहलाएगा, हमारा कर्ता कहलाएगा। यही पंकज क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा। अब एक और बात आपको मैं बता दूं कि कर्ता का पहचान अगर आपको करना है तो आप यहां से प्रश्न पूछा करो कौन, प्रश्न पूछा करो कौन, आपको कर्ता निकल के पता चल जाएगा। पूजा कौन करता है या कौन पूजा करता है, आपको क्या मिला, पंकज। इसका मतलब पंकज क्या है, आपका कर्ता है। और अगर ये पंकज करता है तो यहां पर जो चिन्ह लगाया गया है वो कोई भी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया, इसका मतलब यहां पर शून्य विभक्ति प्रयोग की गई है। लेकिन जैसे ही हमने यहां पर एक वाक्य और लिखा, राजू ने अपनी पत्नी को गुलाब दिया, अपनी पत्नी को गुलाब दिया। अब आप मुझे बताओ यहां पर गुलाब देने का काम कौन कर रहा है, तो आप कहोगे सर राजू ही काम कर रहा है गुलाब देने का। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि ये राजू जो है वो आपका कर्ता है, और ये कर्ता जो है वो एक काम कर रहा है देने का। और अगर मैं पूछूं कि इस राजू और इस दिया के बीच में क्या संबंध है, तो आप कहेंगे सर संबंध बता रहा है ने। इसका मतलब यही ने हमारा होगा कारक चिन्ह। क्या होगा, कारक चिन्ह, या इसी को हम कहेंगे विभक्ति होगी। क्या होगी भैया, विभक्ति होगी। और इसी से पता चलेगा कि यहाँ पर कारक कौन सा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो कारक है वो कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। कौन सा कारक है मेरे भैया, तो यहाँ पर ये कारक कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, कर्ता कारक है। आई बात समझ में, कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। इसे एक बार आप लिखें, फिर उसके बाद कुछ प्रश्नों को और बताते हैं। जल्दी से आप लोग लिखें। हो खत मैं लिखूं, हो खत मैं लिखूं, पर तेरा पता मालूम नहीं मालूम। लेकिन अब कोई खत लिख कहाँ रहा है, अब तो सीधे कहते हैं वीडियो कॉल में करो। हो गया मेरे भैया, हो गया। अब आइए थोड़ी और अंदर की जानकारी आपके साथ शेयर करता हूं। अभी तक हमने जो ये सीखा वो ये सीखा कि कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह होगी वो ने होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि यदि वहां पर सर्वनाम प्रयोग हो या कोई ऐसे भी शब्द संज्ञा के रूप में आ सकते हैं जिनके लिए विभक्ति चिन्ह का लिखना कोई जरूरी नहीं होता। तो हम लोगों ने सीखा कि कर्ता की दो विभक्ति चिन्ह हो सकती है, एक तो ने और दूसरी कोई भी विभक्ति चिन्ह। यदि कभी कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं है और कर्ता वहां पर दिखाई दे रहा है तो आप वहां पर क्या कहेंगे, कौन सा कारक है, कर्ता कारक कहेंगे। क्लियर है। अब बात आती है एक और चीज की। क्या मैंने लिखा, बबली ने अपने मंगेतर को कटहल दिया। ठीक। और यही प्रश्न मैं 3 बार लिखता। बबली ने अपने मंगेतर को
कटहल दिया। अब आप कहोगे सर आप पागल हो गए हो क्या? नहीं सर, अभी आपको मैं पागल बनाने वाला। लिखा, तीसरे वाक्य में लिखा, बबली ने अपने मंगेतर को कटहल दिया। और विकल्प लिखा, यहां पर आपको कारक बताना है। मैंने विकल्प लिखा कर्म कारक, बी में लिखा कर्ता कारक, सी में लिखा करण कारक और डी में लिखा नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। ऐसे यहां पर लिखा फिर से वही बात, कर्म कारक, बी लिखा कर्ता कारक, सी लिखा करण कारक और डी लिखा नन ऑफ दी अबव। और ऐसे यहां पर भी लिखा कर्म कारक, बी कर्ता कारक, सी करण कारक और डी नॉट। अब जैसे ही अगर मैं पूछूं कि पहले वाले में बताओ कौन सा कारक है, तो आप तुरंत कहोगे कर्ता ने। यहां पर कौन सा कारक है, तुरंत कह दोगे कर्ता कारक। ठीक है, तुरंत आप क्या बता दोगे, कर्ता कारक, और सही भी है। मैंने दूसरे वाले वाक्य में कहा बबली ने अपने मंगेतर को कटहल दिया, तो आप बताओगे, तुरंत कहोगे कर्ता ने कर्म को। अब तुरंत कहे कर्म को, और यहां पर आपने बता दिया कौन सा कारक, कर्म कारक, एकदम सही हो गई। लेकिन अब इस वाले वाक्य में जरा मुझे बताओ, बबली ने अपने मंगेतर को कटहल दिया, बबली ने अपने मंगेतर को कटहल दिया, तो आप कहोगे सर यहां पर भी अंडरलाइन नहीं है, यहां पर भी अंडरलाइन नहीं है, अंडरलाइन कहीं है ही नहीं, तो हम कौन सा कारक यहां पर बताएं? यहां पर तो कर्ता कारक भी हो सकता है, कर्म कारक भी हो सकता है, कर्ता कारक भी हो सकता है और कर्म कारक भी हो सकता है। लेकिन विकल्प में तो आपको मेरे भैया एक ही चीज लगानी है ना, चाहे कर्ता लगाओ, चाहे कर्म लगाओ, चाहे करण लगाओ, चाहे नॉट लगा दो। नन ऑफ दी अबव कह नहीं सकते, नन ऑफ दी अबव तो पहले ही काटो। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि दोनों में से एक तो हो रहे हैं। कर्ण कारक नहीं होगा क्योंकि है इसमें कर्ता कारक या कर्म कारक। अब समझने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए कि कभी वाक्य में कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों रहे, कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों रहे, अगर वहां पर अंडरलाइन किया है तब तो आप जो कारक है वहां पर वो बता देना। यदि मान लीजिए कि अंडरलाइन नहीं किया गया है तब आप कौन सा कारक बताओगे? अगर मान लीजिए अंडरलाइन नहीं किया गया है तब कौन सा कारक बताओगे? तो यदि वाक्य में कर्ता एवं कर्म कारक, कर्ता एवं कर्म कारक दोनों मौजूद हों तो वहां कर्म कारक की प्राथमिकता होती है। ठीक है, क्या समझिए आप कि अगर मान लीजिए किसी वाक्य में कर्ता कारक भी हो सकता है, कर्म कारक भी हो सकता है, तो आप विकल्प में कौन सा लगाओगे? कर्ता कारक लगाओगे या कर्म कारक लगाओगे? तो वहां पर आपको जो प्राथमिकता देनी होगी मेरे भैया, वो किसको आपको प्राथमिकता देनी होगी? वहां पर आपको कर्म कारक को प्राथमिकता देनी होगी। तो वहां पर आपको किसको देनी होगी प्राथमिकता? कर्म कारक को प्राथमिकता देनी होगी। इसलिए इस वाक्य में यदि मैं पूछूं कौन सा कारक है तो आप बताओगे कर्म कारक। आई बात समझ में? था ना? बढ़िया चीज थी।
तो इसे भी आप लोग इन प्रश्नों को लिख लें, साथ ही साथ नोट लिख लें कि अगर किसी वाक्य में अंडरलाइन है तब तो जिसमें अंडरलाइन है जो पार्ट में पूछ रहा है तब तो आप बता देना, कर्म में है कर्म कारक बता देना, कर्ता में है कर्ता कारक बता देना। मान लीजिए कहीं अंडरलाइन ही नहीं है, ना तो कर्ता कारक पे अंडरलाइन है, ना तो कर्म कारक पे अंडरलाइन है, तो आप क्या बताओगे? तो वहां पर आप प्राथमिकता दोगे किसको? कर्म कारक को। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई? जरा इसे आप लोग कॉपी कर लें। ठीक है, अब आइए इस पर कुछ उदाहरण और करते हैं। अब इसमें विकल्प नहीं लिखूंगा, सीधे सीधे हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने प्रश्न लिखा, रेणु अपने बेटे को दूध पिलाई। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ती है। आप मेरे दिल में रहती हो। आप मेरे दिल में रहती हो। राम ने पुस्तक पढ़ी। राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक, आइए 4 प्रश्नों को देखते हैं। एक और लिख देता हूं, आशी और राघवेंद्र खेलते हैं। ये देखिए, आपको 2 प्रश्न मिले, 4 प्रश्न आपको, मैंने 4 वाक्य आपके सामने लिखे। मैं इस वाक्य में पूछूं कि यहां पर कौन सा कारक है, तो आप तुरंत कहेंगे रेणु अपने, अपने मतलब ने मिल रहा है, इसका मतलब यहां पर जो कारक मिलेगा वो कौन सा कारक मिलेगा? कर्ता कारक। कौन सा कारक मिलेगा मेरे भैया? कर्ता कारक। मैं पूछूं पक्षी आकाश में उड़ती है, कौन उड़ती है? कौन उड़ती है? पक्षी। तो यहां से भी पता चला कि यहां पर जो कारक है वो कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। दूसरा, आप मेरे दिल में रहती हो। आप मेरे दिल में रहती हो। आप मेरे दिल में रहती हो। अब आप मेरे दिल में रहती हो, अगर आपके रहने की बात आ जाए और यहां पर हम कोई यहां से बात करने लग जाए, मैं के बारे में बात करने लग जाए, तब तो कारक बदल जाएगा। अगर मैं पूछूं मेरे दिल में कौन रहता है, तो आप बोलोगे आप। मेरे दिल में कौन रहता है, तो आप बोलोगे आप। और अगर आप बोलोगे तो इसका मतलब ये जो सर्वनाम यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यही सर्वनाम यहाँ पर कर्ता का काम कर रहा है, और ये जो कारक बनेगा वो कौन सा कारक बनेगा? कर्ता कारक बनेगा। ये कौन सा कारक बनेगा? कर्ता कारक बनेगा। सही बात है। अब देखो यहाँ पर लिखा है राम ने पुस्तक पढ़ी। मैंने पूछा किसने पुस्तक पढ़ी, तो आपने कहा राम ने पुस्तक पढ़ी, और राम ने पुस्तक पढ़ी के साथ साथ यहाँ पर आपको कारक चिन्ह भी दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ से भी कह सकते हो कि ये कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। ठीक है, ये कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। मैं बोलूं आशी और राघवेंद्र में कौन सा कारक है, तो आप कहोगे खेलते हैं। कौन खेलते हैं? आशी और राघवेंद्र खेलते हैं। इसका मतलब यहां पर भी कौन सा कारक बनेगा सर? यहां पर भी कौन सा कारक बनेगा? कर्ता कारक बनेगा। बोलो हाँ या ना। यहां तक तो किसी को किसी बात में परेशानी नहीं होगी।
मेरे भैया मैं एक बड़ी खूबसूरत सी बात आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि जब जब देख रहा हूं ने आ रहा है, जब जब ये यहाँ पर ने आ रहा है, तब तक हमको एक चीज दिखाई दे रही है कि ये जो वाक्य है ये भूतकाल का वाक्य है, ये जो वाक्य है ये भूतकाल का वाक्य है। और जब जब कोई कारक चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा तो ये किसी और भी टेंस में और भी काल में हो सकता है। तो यदि आपसे यहां से कभी पूछ ले कि कर्ता कारक होता है, तो कर्ता कारक की विभक्ति सदैव भूतकाल को व्यक्त करती है। तो प्रश्न इससे बना था कि कर्ता कारक की विभक्ति होती है वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में या अनिश्चित वर्तमान काल में। तो आप बताएंगे भूतकाल में। किसमें बताएंगे? भूतकाल में। क्योंकि आप यहां से देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, ये किस काल में आपको दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे कि सर ये भूतकाल में दिखाई दे रहा है। किस काल में दिखाई दे रहा है? भूतकाल में। रेणु ने अपने बेटे को दूध पिलाया या रेणु अपने बेटे को दूध पिलाई। तो आप यहाँ पर जो बात कर रहे हो वो किसकी बात कर रहे हो बच्चा? भूतकाल की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? भूतकाल की बात कर रहे हो। इससे एक बात ये क्लियर हो गया कि कर्ता कारक की जो विभक्ति होगी वो किसको बताएगी? हमेशा भूतकाल को बताएगी। किसको बताएगी? हमेशा भूतकाल को बताएगी। इतनी बात शायद आपको क्लियर हो गई होगी। इसे आप लोग लिख लें। देखिए ये अभी आपको मैंने जो बताया वो कर्ता कारक मैं आपको सिखाया, ठीक है जी। कर्ता कारक आपको अभी हमने सिखाया। अब कल से हम आपको कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, ये सब जो और कारक हैं उसके बारे में बताएंगे। तब तक आज इतना आप लोग लिख लीजिए। आइए मैथ के पीरियड में मिलते हैं। कल का जो हमारा कारक होगा दूसरा वाला, वो दूसरा हमारा कारक होगा कर्म कारक। दूसरा हमारा होगा कर्म कारक। ठीक, कल हम लोग कर्म कारक सीखेंगे। देखिए बहुत डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं, एक भी प्रश्न इससे छूटेगा नहीं। और जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा तो बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं दूंगा, 30-40-50 क्वेश्चन इस पर कराऊंगा। सब स्क्रीन बोर्ड पे कराऊंगा, जैसे कराता हूं आप देखिए हो, जैसे संधि कराया तो स्क्रीन पे कराऊंगा। और कारक जब इसे मैं पढ़ा दूंगा, आप किसी भी बुक से, मैं जितनी भी चीजें आपको पढ़ा रहा हूं किसी भी बुक से उठाना, कहीं से उठाना, अगर फंस जाएगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। या आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेज सकते हो। तो आप लोग इसे आज इतना कॉपी कर लें, इतना आज आप लोग लिख लें। और एक बात और बता दूं कि जो एडमिशन हो रहे हैं और भी एडमिशन जो बच्चे लेना चाहें आप लोग एडमिशन ले लीजिए। फीस में कोई कमी नहीं हो पाएगी, फीस में कोई रियायत नहीं है। बहुत कम फीस आप सबके लिए रखा ही हूं, 999 रुपए। तो आप लोग फीस जमा करके आप लोग क्लास को लेते रहे। बहुत ही अच्छा पढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छे लेवल पे पढ़ाएंगे आपको। और याद रखना कि इतने अच्छे लेवल पे कहीं आपको मिलेगा नहीं। और आखिरी सप्ताह या हो सकता है सेकंड वीक तक जुलाई के लेखपाल की वैकेंसी आ जाए, जिसमें आपका हिंदी बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा और बहुत अच्छा आपको समझ में भी आया रहेगा। तो बहुत अच्छा वहां से आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, ध्यान दीजिए और इसका नोट्स बनाइए, रिवीजन जरूर करते जाइए। चलिए मिलते हैं मैथ के पीरियड में आपके साथ, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।